हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 के 20 से लेके 23 तक सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने 15 से लेके 19 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और वो जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट वाले सम्स हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लिखा गया है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। इन अ बैंक, कोई बैंक में प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो भी हम अमाउंट बैंक में रखते हैं। जैसे मैंने किसी को भी कुछ पैसे दे दिए, मान लो मैंने किसी को 1000 रुपीज़ दे दिए, तो वो जब मैं उसको दूंगा तो उससे मुझे मान लो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो 1000 रुपीज़ है वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने स्टार्टिंग में किसी को भी दी है। तो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, लगातार, एट द रेट ऑफ, रेट मतलब आपको पता है हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन किए थे जो 9th और 10th में हम करते हैं। ये होती है PRT/100, आप सभी को पता है, ठीक है। P मतलब प्रिंसिपल, कितनी अमाउंट है, रेट मतलब कितने % से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, टाइम कितने टाइम के लिए, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड दी, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर जो ₹100 है वो डबल हो, मतलब वो 100 से 200 बन जाते हैं 10 ईयर्स में। ध्यान से देखो, यहाँ पर 100 से 200 हो गई हमारी अमाउंट प्रिंसिपल, कितने टाइम में, 10 ईयर्स में, ठीक है। अब हमें R पता करना है। तो अगर आप देखो, अगर आपने मेरी एग्जाम्पल्स वाली वीडियो भी देखी है इस एक्सरसाइज की, तो इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल नंबर 14 है वो बिल्कुल इसके जैसी है। आप ये मान के चलो कि एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 21, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो ये तीनों आपके लिए ईजी हैं, ठीक है। देखो बेसिकली इन तीनों क्वेश्चंस में किसी में P पूछा होगा, किसी में R, किसी में T। अगर आप एग्जाम्पल को देखोगे तो उसमें हमें बेसिकली उन्होंने ये पूछा था कि जो मतलब कि 1000 रुपीज़ हैं वो डबल हो जाएंगे कितने टाइम में, मतलब उसमें हमें टाइम के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें हमें पूछ रहे हैं कि 100 रुपीज़ जो हैं वो 10 ईयर में डबल हो जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R बता दो। तो हमारे जो सभी क्वेश्चंस हैं वो इसी के आसपास ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम डेरिवेटिव से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव से जोड़ने के लिए देखो, dy/dx, ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए। इसका मतलब क्या होता है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि y जो है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल इंक्रीजेज मतलब चेंजिंग एट द रेट R% पर ईयर। तो ये हमें क्वेश्चन में लिख के दिया उन्होंने। तो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल चेंज कर रहा है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, मतलब प्रिंसिपल हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। ध्यान से देखो, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy/dx, प्रिंसिपल इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dp/dt, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू कितनी है, जितने भी हमने लास्ट में भी क्वेश्चन किए हैं उनमें भी हमने ऐसे किया था स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब उसकी कुछ वैल्यू भी होगी। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली। देखो इस क्वेश्चन में हमें, चलो मैं पहले इसको बता देता हूँ, प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, वो R% से चेंज हो रहा है प्रिंसिपल। अब कोई भी चीज़ जब चेंज होती है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, वो 5% से चेंज हो रही है, तो मैं कैसे करूँगा, 100 × 5%, इसका मैं 5% निकाल दूंगा, वो कितना आएगा, 5 रुपीज़। अब ये इंक्रीज़ कर रहा है तो इसको मैं 100 में ऐड कर दूंगा, अगर ये डिक्रीज़ कर रहा होता तो इसको मैं माइनस कर देता। तो इस तरह से ये काम करता है।
ठीक है। तो यानी कि किसी भी चीज़ का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंट निकालना है, तो ये मान लो P है और ये मान लो रेट है। तो मैं कैसे निकालूंगा? प्रिंसिपल इंटू R परसेंट, 100 इंटू 5%, P इंटू R परसेंट। अब R परसेंट का मतलब क्या होता है? R बाय 100। ठीक है, तो हमारी dP बाई dt की वैल्यू तो आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई, इससे हमें मिलेगा क्या? देखो इससे हमें P और देखो बेसिकली मुझे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर देखा जाए तो इससे मुझे P और T में एक रिलेशन मिल जाएगा, इससे मुझे P और T में एक रिलेशन मिल जाएगा। मतलब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dP बाई dt, तो P और T में एक रिलेशन मिलेगा, वहाँ पर मैं वैल्यूज़ को फिल करूँगा तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर यहाँ मुझे P और T में रिलेशन मिल जाए कि आपस में इनका क्या रिलेशन है, तो R की वैल्यू मैं बड़ी ही ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो वही यहाँ पर करने वाला हूँ। अब इससे आपने बिल्कुल भी नहीं डरना R बाई 100 से, ये एक क्या है? कांस्टेंट है। देखो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम dy बाई dx लिखते हैं तो उसके लिए a क्या है? कांस्टेंट है। b क्या है? कांस्टेंट है। सेम वैसे dp बाई dt है तो इसके लिए r एक कांस्टेंट है, क्योंकि एक r की वैल्यू होगी R% जिस पर वो चेंज कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। R बाई 100 dt, यहाँ पर p भी है। ठीक है, तो dt को हमेशा की तरह मैं ऊपर ले गया क्योंकि dx भी ऊपर लेके जाता हूँ, तो p वाली टर्म को इधर ले आओ, dp बाई p R बाई 100 dt। अब हमारे जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट हो चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ p है, राइट हैंड साइड में सिर्फ t है, R बाई 100 क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो बाय वेरिएबल सेपरेशन हमारे जो मतलब कि वेरिएबल्स है वो सेपरेट हो चुके हैं। अगर हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट। तो दोबारा से लिखता हूँ dP बाई p इज इक्वल टू R बाई 100 dt। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dP बाई p, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है कुछ भी नहीं है, बस एक बार स्टेटमेंट समझने की बात है। तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी? लॉग मॉड p, क्योंकि p का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, प्लस C1 लिख दो। R बाई 100 तो कांस्टेंट है, तो मुझे जस्ट dt की इंटीग्रेशन करनी है, लॉग p। अब मैंने p लिखा है क्योंकि p एक प्रिंसिपल अमाउंट है। p क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, और प्रिंसिपल मतलब कुछ मतलब रुपए होंगे, और जो अमाउंट या रुपीज़ होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो p मैंने मॉडुलस हटा दिया। ठीक है, प्लस C1 इज इक्वल टू R बाई 100 t प्लस C2। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एज p इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसे लिख लो, कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए मैंने मॉडुलस को हटा दिया। ठीक है, अब देखो log p इज इक्वल टू R बाई 100 इंटू टी प्लस C2 माइनस C1। हम हमेशा से आंसर को इसी तरह से कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो विच एम्प्लाइज log p इज इक्वल टू R बाई 100 इंटू टी प्लस C, वेयर C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन आ गई। ध्यान से देखो P और T में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। बट ये जो R और C है, तो इनकी हम वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब जो हमें कंडीशंस दी गई हैं उन पर हम ध्यान देंगे। आपको याद होगा हमने जो 19th क्वेश्चन किया था स्फेरिकल बैलून वाला, उसमें भी हमें कंडीशंस को यूज़ किया था। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? ऐसा करो, इसको आप नंबर दे दो कोई, हमने कोई नंबर अभी तक यूज़ तो नहीं किया, तो इसको आप नंबर दे दो 1। ठीक है, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी इनिशियली, मैं लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, वी इनिशियली डिपॉजिटेड
100 रुपीज़। तो मतलब टी टाइम 0 होगा और पी कितना होगा 100 रुपीज़। टाइम 0 का मतलब देखो, मैं बैंक में गया तो वहाँ मैंने 100 रुपीज़ जमा करवाए। मान लो मैं बैंक में गया, ठीक है, मैं बैंक में गया, मैंने 100 रुपीज़ जमा करवाए। अब मान लो किसी भी रेट से वहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मान लो 5% से वहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे को पर ईयर 1 साल बाद 105 रुपये मिलेंगे। 5% 105, ठीक है। तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो टाइम 0 है ना, तब तो मेरी अमाउंट कितनी है 100 ही है ना। 1 साल बाद अगर यहाँ पर मैं T1 लिखूँगा तब यहाँ पर 105 आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वैल्यूज़ को फिल किया। तो पुट इन 1, इसको आप 1 में फिल करो। इससे हमारे पास किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो लॉग पी की जगह पर 100 प्लस इज इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पर, तो इज इक्वल टू R बाय 100। टी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस सी, तो विच एम्प्लाइज लॉग 100 इज इक्वल टू 0 एंड समथिंग 0 प्लस सी, विच एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू लॉग 100। तो ये वैल्यू आ गई। पुट इन 1, जिस तरह से आपको याद होगा 19th क्वेश्चन में किया था। सी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर आप फिल कर लो। अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें से एक कांस्टेंट मैंने और रिमूव कर दिया, मतलब हम अपने सोल्यूशन के एक स्टेप और पास आ गए। तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हम यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला कि आफ्टर 10 ईयर प्रिंसिपल जो 100 रुपीज़ था डबल इटसेल्फ। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, यानी कि टी कितना होगा 10 और पी कितना होगा हमारा 10 ईयर बाद मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी 200 रुपीज़। तो पुट इन 2, अगर हम इसको पुट करेंगे इससे भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो लॉग 200 इज इक्वल टू R बाय 100। टी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस लॉग 100, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये कट हो रहा है, ये कट हो गया, ठीक है। मुझे बेसिकली R की वैल्यू चाहिए ना, तो वही यहाँ पर निकल जाएगी क्योंकि मैंने P की वैल्यू भी यहाँ पर फिल कर दी है। तो ऐसा करो, इनको इकट्ठे कर लो। लॉग 200 माइनस लॉग 100 इज इक्वल टू R बाय 10। तो आपको पता है यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल टू लॉग A बाय B। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज लॉग 200 बाय 100 इज इक्वल टू R बाय 10। तो ये भी आपस में कट हो जाएगा। तो कितना आ गया log 2 इज इक्वल टू R बाय 10। अब हमारा लास्ट स्टेप है। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो NCERT वाले जिस लॉग को, इस लॉग की बात कर रहे हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log E, इसका बेस E है 2, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। NCERT वाले इसी लॉग को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो E लिखूं मैं ना लिखूं, NCERT वाले इसको ही लॉग बोलते हैं और इसको ही लॉग टू द बेस E बोलते हैं। तो ये एक ही बात है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट log E टू द बेस E2 की वैल्यू हमें 0.6931 गिवन है क्वेश्चन में। ये गिवन है, अदरवाइज मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये गिवन है, ये हमें दी होगी। तो विच एम्प्लाइज 0.6931 इज इक्वल टू R बाय 10, विच एम्प्लाइज R इज इक्वल टू 0.6931 इंटू 10, विच एम्प्लाइज R इज इक्वल टू 6.931%। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। जस्ट इसमें क्या था कि हमें एक प्रिंसिपल दिया था कि प्रिंसिपल चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया dB/dt। अब वो किससे चेंज कर रहा है, R% से, मतलब
P का R%, P इंटू R बाई 100 मैंने सेपरेट किया, उनको सॉल्व कर लिया। अब जैसे ही मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जर्नल। अब आपको बताया उन्होंने हमें R के बारे में पूछा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैंने स्टार्टिंग में बैंक में 100 रुपीज़ रखे तो टाइम कितना था 0, तो मेरे पास C की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही C की वैल्यू आ गई, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 10 ईयर्स के बाद अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है, मतलब वो 200 बन जाती है, टाइम 10 ईयर। तो जैसे ही मैंने टाइम को 10 और P को 200 फिल किया तो मेरे पास R की वैल्यू जो है वो आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात कर लेते हैं। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अब ये वैल्यू दी गई है e की पावर 0.5 इज इक्वल टू 1.648। अब इसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था, एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल एक जैसे हैं। जो एग्जाम्पल थी उसमें हमें ये पूछा गया था कि कितने टाइम बाद जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी, मतलब उसमें हमें टाइम पूछा गया था। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने हमसे रेट पूछी थी। अब इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो, एक बैंक प्रिंसिपल जो है वो चेंज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अब तो आपको पता होगा, आपको यूज टू हो गए होगे। एन अमाउंट, अगर मैं 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करूं इस बैंक में तो मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी 10 ईयर्स के बाद। मतलब इसमें मुझे प्रिंसिपल के बारे में पूछा है, ये नहीं बताया कि अमाउंट डबल होगी ट्रिपल होगी, वो पूछ रहे हैं कि 10 ईयर बाद कितनी अमाउंट हमें मिलेगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फिर से अपने आपके नोट्स के लिए मैं लिख देता हूँ कि dy/ds का मतलब क्या होता है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ जस्ट आपके नोट्स के लिए, प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है एट द रेट, यहाँ पर रेट भी दी हुई है 5% पर ईयर। ठीक है। तो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है P वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। आपको पता है एक साल, वो बोल रहे हैं कि एक साल बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब P इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू T। कितना चेंज कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंसिपल चेंज कर रहा है, अगर वो 5% से चेंज कर रहा है तो उसको मैं 5% से मल्टीप्लाई करूँगा। आपको पता है जैसे मैंने 100 का 5% निकाला तो 5 रुपीज़ आ गया, इंक्रीज़ कर रहा है तो 105। ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/100। अब इसको आप अगर कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, तो कितना आएगा 1/20, तो मतलब P इंटू 1/20। अब आपको पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमेशा की तरह हमें P और T में एक रिलेशन मिलेगा, वहाँ से हम P की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं dt को उधर ले गया। अब आपको पता है ये जो P है इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ 1/20 dt, ये जो कांस्टेंट ही है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में R था, अब यहाँ पर 20, ये तो हमें पता है ये कांस्टेंट है। अब आपको पता है आपके वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल मतलब लेफ्ट हैंड साइड में P है और राइट हैंड साइड में T है। तो इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, dp/p 1/20 dt। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है dp/p की, मुझे इंटीग्रेशन करनी है 1/20 dt की। तो कितना आएगा, log mod p प्लस c1। 1/20 बाहर है, मुझे इंटीग्रेशन करनी है dt की। अब फिर से आपको पता है मैं यहाँ मॉडलेस नहीं रखूँगा, क्योंकि P एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 1 का डेरिवेटिव T प्लस C2, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ P इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कांट बी नेगेटिव। तो इसलिए मैंने इसको मॉडुलस से बाहर
लिख लिया। अब आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। 1/20 इंटू टी प्लस C2 माइनस C1। अब आपको पता है log p, अब तो आपको स्टेप्स ही याद हो गए होंगे। मैं आपको हमेशा एक ही स्टेप से मतलब एक ही तरीके से करवाता हूँ, ताकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करके बाहर निकलो इस चैप्टर से तो आपको लगे कि यस हमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो c = C2 माइनस C1। अब देखो लास्ट पेज पे हमने इतना सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अब मैंने इसको नंबर 1 सपोज कर लिया है। अब आपको पता है जो हमारी गिवन कंडीशंस हैं हम उसको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम p की वैल्यू को निकाल पाएँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखा गया है, इनिशियली हमारे पास कितने रुपीज़ थे। इनिशियली वी डिपॉजिटेड, कितने रुपीज़ जमा करवाए हमने, 1000 रुपीज़। मतलब जब टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब स्टार्टिंग में टाइम 0, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी थी 1000 रुपीज़। पुट इन 1। देखो सेम वही प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये सब कुछ याद हो जाए। तो log 1000 1/20, t की वैल्यू 0 प्लस c, तो log 1000 0 समथिंग 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log 1000। चलो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो पुट इन 1, इसको 1 में फिल कर लो। तो log p 1/20 इंटू टी प्लस log 1000, इसको नंबर 2 दो। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने हमसे, आफ्टर 10 years what amount we get। ठीक है, तो टाइम मतलब 10 years। ठीक है, अब P मतलब P लिख लो, मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी अमाउंट मुझे मिलेगी। पुट इन 2, वो हमें निकालनी है। पुट इन 2 तो करते हैं। तो विच एम्प्लाइज log p = 1/20 इंटू 10 प्लस log 1000। ठीक है, अब p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको आप कट कर दो। तो विच एम्प्लाइज log p = 1/2 प्लस log 1000। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि मुझे r की वैल्यू निकालनी थी या किसी की भी, तो मैं इसको इधर ले आया, log को इकट्ठा कर लिया था। अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन में ना e की पावर 0.5 की वैल्यू दी गई है, तो मैं ना इस log को उधर ले जाऊँगा और ये log उधर जाके e में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सब कुछ e की पावर में आ जाएगा। आपको पता है कि log जो भी हम लिखते हैं वो बेसिकली ऐसा होता है, log टू द बेस e x = y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको कन्वर्ट करूँ तो e y की पावर है e = x, तो सेम वैसे लिखा है। ठीक है, अब इसको, अब ये पावर प्लस में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e की पावर 1/2 e की पावर log 1000, क्योंकि देखो e की पावर 1/2 e की पावर log 1000, बेस सेम पावर साइड 1/2 प्लस log 1000, तो मतलब मैंने सही लिखा है। अब आपको पता है e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/2 को आप जानबूझ के लिख लो 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5, e और log कैंसिल तो 1000। अब नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है e की पावर 0.5 = 1.648, यहाँ पर लिख लो गिवन, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज p = 1.648 इंटू 1000, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1648 रुपीज़। तो मतलब 10 ईयर्स बाद मुझे 1000 के 1648 रुपीज़ मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी कितना ईजी था।
देखो क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि हमने ऐसे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। जब हम एक तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद हमें वो क्वेश्चन का प्रोसीजर जो है वो याद हो जाता है, और कुछ मैंने आपको करवाया भी उसी तरह से, हर एक क्वेश्चन को सेम प्रोसीजर से। अब यहाँ पर भी क्या था, प्रिंसिपल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने dv/dt लिखा, कैसी रेट पर चेंज कर रहा था, 5% p इंटू 5/100, सॉल्व किया और हमारे पास ये जर्नल इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में मैंने 1000 रुपीज़ जमा किए, टी को 0, पी को 1000, सी की वैल्यू आ गई। अब फिर उन्होंने बोला आफ्टर 10 ईयर्स कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, तो टी 10 ईयर्स, तो पी मुझे पता नहीं है, वो पी मैंने कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात कर लेते हैं। इन अ कल्चर the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours, in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। अब कुछ बच्चे इस स्टेटमेंट को देख के फिर से घबरा जाएंगे, क्योंकि हमने देखो वो वाले क्वेश्चंस कर लिए, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले क्वेश्चंस कर लिए लास्ट वीडियो में। अब इसमें हमने बैंकिंग वाले काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख के कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करते हैं, या उनको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। अब बिलीव मी, अगर आपने बैंकिंग वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया ना, तो इस क्वेश्चन को मैं बैंकिंग से ही जोड़ दूंगा, आपको ये बहुत इजी लगेगा। बस मुझे आपको इसमें एक चीज़ समझानी है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल वर्ड को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसको बैंकिंग से जोड़ूंगा। इन अ कल्चर, अब कल्चर का मतलब क्या होता है, तो कल्चर को मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। कल्चर का मतलब ये मान लो कि कोई भी जगह, एक जगह है जहाँ पर बैक्टीरिया कितने हैं, 1 लाख, बैक्टीरिया की काउंटिंग कितनी है, 1 लाख, आप इतना मान लो। द नंबर इज़ इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। अब आपको पता है 10%, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी चीज़ का मुझे परसेंटेज निकालना हो, अगर मुझे 1 लाख का 10% निकालना हो, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ 1 2 3 10,000। मतलब ये 1 लाख है, इसमें 10,000 ऐड कर दो, 1,10,000 इन 2 आवर्स हो जाएंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब कितने टाइम बाद वो 2 लाख हो जाएंगे इफ़ द रेट, इसको बाद में बात करेंगे। अब मैं इसको बैंकिंग से कैसे जोड़ूंगा। अब ये मान लो कि ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। वो बोल रहे हैं कि किसी बैंक में मैंने पैसे जमा किए, कितने, 1 लाख, द नंबर इज़, अब मेरी जो अमाउंट है वो 10% होगी इन 2 आवर्स। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, 2 आवर्स में ही मेरी जो मतलब कि अमाउंट है वो 10% इंक्रीज़ होगी। मतलब 2 घंटे बाद मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, 1,10,000। ठीक है, इन हाउ मैनी आवर्स, मुझे कितने टाइम बाद मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो मुझे ये फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर मुझे पी भी दिया हुआ है, कितने टाइम बाद, मतलब हमें टी निकालना है। आर तो हमें पता ही है इसकी ग्रोथ क्या है, 10%, तो मतलब टी निकालना है। तो अगर आप इसको मतलब कि बैंकिंग से जोड़ना चाहते हो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब देखो, आपको पता है हमने जितने भी मतलब बैंकिंग वाले क्वेश्चन किए हैं, प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर भी जो हमारी काउंटिंग है वो टाइम के बाद चेंज हो रही है, मतलब जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ लगी। अब देखो प्रोपोर्शनल वर्ड, अपना साइंस में ना जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ये प्रोपोर्शनल वर्ड पता होगा। अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, मतलब जिन्होंने एडिशनल मैथ पढ़ा है कॉमर्स रख के, तो उनको शायद प्रोपोर्शनल का वर्ड नहीं पता होगा। देखो साइंस में 2 वर्ड यूज़ होते हैं, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो फ़ोन है, ये बैटरी, आपने ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया, बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगी। आपने कम फ़ोन यूज़ किया, बैटरी कम ख़त्म होगी। तो मतलब इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन। मैंने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ किया, बैटरी ज़्यादा ख़त्म होगी, जल्दी ख़त्म होगी। फ़ोन को कम यूज़ किया, बैटरी कम ख़त्म। इसके बढ़ने से ये बढ़ जाए, इसके घटने से ये घट जाए, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल होना। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जैसे स्टडी, स्ट्रेस, स्टडी आपने ज़्यादा की तो स्ट्रेस, स्टडी आपने ज़्यादा की स्ट्रेस कम हो गया।
स्टडी आपने कम की, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। एक के घटने से दूसरा बढ़ गया या एक के बढ़ने से दूसरा घट गया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 by स्ट्रेस। स्टडी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 by स्ट्रेस। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, अब फिर से मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, dy/dx इज इक्वल टू y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। अब फिर से हमेशा की तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज चेंजिंग बोल लो या इंक्रीजिंग बोल लो, इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप देख लो टाइम के अकॉर्डिंग लिखा गया है, पहले 1 लाख थे, फिर 2 आवर्स में 10% बढ़ गए, तो वो 2 लाख पूछ रहे हैं कितने टाइम में होंगे। तो ठीक है, तो लेट, अब यहाँ पर मैं जस्ट आपकी क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल था तो मैंने पी लिख लिया, अब यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसको कोई नेम दे देते हैं, लेट एट एनी टाइम, कोई भी टाइम मान लो, टाइम टी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज बी। ठीक है, मान लो कोई भी टाइम पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, बी, मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। तो बैक्टीरिया चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने dB/dt लिख लिया। y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dV/dx, नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dB/dt। अब प्रोपोर्शनल, ये पता है आपको प्रोपोर्शनल का साइन है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, द नंबर प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो इसकी रेट है, ये रेट है ना dB/dt, ये किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर प्रेजेंट, कितने बैक्टीरिया हैं, बी। मैंने किसी भी टाइम पर बैक्टीरिया को क्या सपोज किया, बी। अब उसकी जो रेट वो चेंज हो रही है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, बी पर। इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कितने हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 लाख है तो उसके डबल हो जाएंगे, 100 है तो उसका डबल हो जाएगा, तो जितनी अमाउंट हम फिल करेंगे उसका ही डबल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो प्रोपोर्शनल है, तो मैंने बी लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं KB, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने dB/dt की वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता है, इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, KB/dt। अब आपको पता है कि ये सारी टर्म देखो, K तो कांस्टेंट, इससे में डरना नहीं है, B को मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, dB/B इज इक्वल टू KDT। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे B है, राइट हैंड साइड में हमारे T है, तो हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो बाय वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है dB/B का, मुझे इंटीग्रेशन करना है KDT का। अब आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, log mod B प्लस C1 इज इक्वल टू KDT। तो विच एम्प्लाइज, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज log B इज इक्वल टू KDT की इंटीग्रेशन T प्लस C2। अब C1 को आप उधर ले जाओ, C1। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, B का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट हैं, एंड इट कांट बी नेगेटिव। कोई चीज़ की अगर क्वांटिटी हो वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने मॉडुलस को हटा दिया। अब हमेशा की तरह
अपने आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेयर c इज इक्वल टू C2 माइनस C1, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई। अब हम आएंगे अपनी कंडीशंस पर, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि कितने टाइम बाद ये जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। अब फिर से वही बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है। अब देखो, आपको पता है जैसा कि हमने बैंकिंग वाले क्वेश्चन में किया था, इनिशियली इन अ कल्चर वी हैव 1 लाख बैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब जब टाइम 0 था स्टार्टिंग में, तो हमारे पास बैक्टीरिया कितने थे, इसको स्मॉल b लिख लो, 1 लाख। पुट इन 1, इसको 1 में फिल कर लो। हमने बैंकिंग वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही किया था। तो log 1 लाख k इंटू 0 प्लस c, विच एम्प्लाइज log 1 lakh is equal to 0 plus c, which implies c is equal to log 1 lakh। तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। हमने हमेशा ऐसे ही किया है, पुट इन 1। तो which implies log b is equal to kt plus c मतलब log 1 lakh। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमारी अगली कंडीशन कौन सी है, according to question after 2 hours bacteria increased by 10%। मतलब टाइम हमारा 2 आवर्स है। अब बैक्टीरिया पहले कितने थे, 1 लाख, मैंने को बताया था। अब उसमें हम 1 लाख का 10% ऐड कर देंगे, तो 1 लाख प्लस 10,000, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 1 लाख 10,000। तो पुट इन 2, तो इसको 2 में फिल कर लो। तो विच एम्प्लाइज log 1 लाख 10,000 इज इक्वल टू k, t की जगह पर 2 प्लस log 1 लाख। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप इधर ले आओ। तो विच एम्प्लाइज log 1 लाख 10,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू 2k। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज log 1 लाख 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 2k। तो ये कट कर दो। तो विच एम्प्लाइज log 11 बाय 10 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। इस 2 को भी अभी इधर ले आओ। तो 1/2 log 11 बाय 10। देखो, इस वैल्यू से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो हमें ये वैल्यू दी होती क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू इतनी है तो ओके, अगर नहीं दी तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो पुट इन 2, तो इसको हम 2 में फिल कर लेते हैं। अब 2 कितना है, log b। अब हमारी फिर से इक्वेशन जो है अपडेटेड हो गई है, 1/2 log 11 बाय 10 t प्लस log 1 लाख। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन आ गई, जिसमें हमने k और c की वैल्यू निकाल ली। अब उन्होंने हमें पूछा क्या है, उन्हें पूछा है कि कितने टाइम बाद ये 2 लाख हो जाएंगे। नाउ दे आस्क in how many hours bacteria count is
2 लाख। ठीक है, तो मतलब टाइम हमें नहीं पता, टी आवर्स, तो बैक्टीरिया काउंट कितना है 2 लाख, पुट इन 3, इसको अब नंबर 3 दे दो। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो लॉग बी की जगह पर 2 लाख 1/2 लॉग 11/10, बार बार बोल रहा हूँ, इससे घबराना नहीं है, टी की जगह पर टी ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, प्लस लॉग 1 लाख। अब इसको आप इधर ले आओ, लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी। अब यहाँ पर मैं फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, लॉग 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी। ठीक है, अब ये कट हो गया, तो कितना रह गया मेरे पास, log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो विच एम्प्लाइज t इज इक्वल टू, अब 2 को उधर ले जाओ, 2 log 2 डिवाइड बाई log 11/10। तो इतने टाइम बाद जो हमारे बैक्टीरिया हैं, अगर इसको हम सॉल्व करें, मतलब सॉल्व तो नहीं हमें करना, तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जस्ट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की गई थी, बट मैंने आपको बताया कि इसको हम बैंकिंग से ही जोड़ सकते हैं। मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज़ थे, वो 2 आवर्स में 10% इंक्रीज़ हो गई, तो कितने टाइम बाद वो 2 लाख होंगे। मतलब हमारा जो बैक्टीरिया है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ़ ग्रोथ। अब यहाँ पर प्रपोर्शनल वर्ड था, प्रपोर्शनल को मैंने आपको समझाया। प्रपोर्शनल का मतलब ये होता है कि फ़ोन की ज़्यादा यूजेज है बैटरी ज़्यादा ख़त्म होगी, कम यूजेज है बैटरी कम ख़त्म होगी, मतलब इसको डायरेक्टली प्रपोर्शनल हम बोलते हैं। अब स्टडी ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्टडी कम करेंगे तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 स्ट्रेस। ठीक है, अब मैंने वो क्या बताया कि प्रपोर्शनल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो प्रपोर्शनल जो है हमारा वो इस तरह से मतलब सॉल्व होता है, ये प्रपोर्शनल का साइन है, जब प्रपोर्शनल को हम हटाते हैं तो इज इक्वल टू के इंटू के सम कांस्टेंट है। तो बस जस्ट मैंने इसको सेपरेट किया और इंटीग्रेट कर दिया। अब उसके बाद मैंने बस डिफरेंट कंडीशंस यूज़ किए हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास 1 लाख बैक्टीरिया थे, T0 बैक्टीरिया 1 लाख, तो C की वैल्यू आई। फिर 2 आवर्स बाद वो इंक्रीज़ करके 10%, तो 10% इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे 1,10,000, तो T को 2 फिल किया और बैक्टीरिया को 1,10,000, तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब फिर लास्ट कंडीशन थी कि उन्होंने हमें पूछा क्या है, तो उन्होंने पूछा था कि 2 लाख बैक्टीरिया कितने टाइम में होंगे, तो मैंने T को T फिल किया, बैक्टीरिया को 2 लाख। अब इन वैल्यूज़ को मैंने फाइनल इक्वेशन में फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया। सो इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू ex प्लस वाई इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू ex प्लस वाई। अब अगर इसको मैं वेरिएबल सेपरेट करने चाहूँ तो मुझे इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ex इंटू ई वाई बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इनके मैं वेरिएबल सेपरेट करके देखूँ क्या हो रहे हैं, तो dx को मैं ऊपर ले गया। अब ये y है, इसको आप इधर ले आओ, तो इसको मैं इधर ले आया, ex dx उधर है। तो मतलब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो बाय वेरिएबल सेपरेशन। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में सारा y है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है dy/ई वाई का, मुझे इंटीग्रेशन करना है ex dx का।
अब ये दोनों इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर माइनस वाई डी वाई ई एक्स डी एक्स। आपको पता है कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस 1। तो सेम e की पावर y है तो उसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब e एंगल इन सब की इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें किसी की इंटीग्रेशन करनी हो, चलो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ पहले फॉर्मूले में। जब भी मुझे किसी की इंटीग्रेशन करनी हो इस तरह से, बस ये जो इसको मैं एंगल बोलता हूँ वो लीनियर होना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन सेम वही ई एंगल की इंटीग्रेशन ई एंगल डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब ए एक्स प्लस बी तो वैसे ही आ गया, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए प्लस सी। तो इस तरह से ये रूल काम करता है। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि जब भी लीनियर फंक्शन कुछ ऐसा हो। तो सेम वे से इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, ई एंगल डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव प्लस C1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ई एंगल की ई एक्स की इंटीग्रेशन वैसे ई एक्स ही होती है, जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव कर लो प्लस C2। तो e माइनस वाई, अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, -1 प्लस C1। ई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस C2। तो विच एम्प्लाइज, अब आपको पता है आप ऐसा करो, इसको लिख लो माइनस ई की पावर माइनस वाई, माइनस ऊपर ले गया, ई एक्स प्लस C2 माइनस C1। हमेशा की तरह हम आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो माइनस ऑफ माइनस ई वाई, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई ई एक्स प्लस C3। अब मैंने जानबूझ के C3 लिखा है क्योंकि मुझे पता अभी मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, तो इसको आप उधर ले जाओ, C3 को आप इधर ले आओ। ये माइनस हो गया, ई एक्स ये उधर जाके प्लस हो गया। तो विच एम्प्लाइज ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, वेयर सी इज इक्वल टू माइनस C3। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना आंसर पता था। तो यहाँ पर आप लिख भी लो ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन है ये हमारी, ए इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। ई एक्स प्लस वाई था, सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया। यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती थी, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी कि कोई भी साइन कॉस लॉग किसी की भी हमें इंटीग्रेशन करनी हो, बशर्ते यहाँ पर लीनियर फंक्शन हो तो उसको हम इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने कर दिया, सेपरेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस एक्सरसाइज के जो आज के क्वेश्चंस हैं इसको मैं आपको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। वैसे तो मैंने पूरी एक्सरसाइज को हमेशा की तरह एक ही सेम वे से करवाया है ताकि आप उसको अच्छे से मतलब समझ सको और हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को का पहले बेसिक सीखेंगे और फिर उसकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।